सभी को नमस्कार। मैं नीरज प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष हिंदी की एक नई कक्षा में। हिंदी हमारी पहचान, हमारा गर्व, ये सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत हम सामान्य हिंदी से संबंधित सभी तथ्य देखते हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है, जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। आज हमारा जो विषय है वो है शब्द विचार। शब्द विचार का आज हमारा ये पहला वीडियो होने वाला है। इसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे उत्पत्ति, रचना, अर्थ व रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस हिसाब से किया गया है और शब्द विचार की जो भूमिका है वो क्या है, शब्द विचार में हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछली वीडियोस आप जाके हिंदी से संबंधित प्लेलिस्ट में विज़िट कर सकते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें कि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की उपबोलियाँ आदि, है ना, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हमने हल किए हैं, जो कि पिछले वर्षों के प्रश्न हैं। बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं जो कि हमने हल करने का प्रयास किया है, जो कि पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ पाए हुए हैं। ठीक है, तो वो किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए लाभदायक हैं, आप जाके विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए सीधा टू द पॉइंट अपनी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। टू द पॉइंट चीज़ें ही हम इसमें देखेंगे। चलिए तो शब्द विचार प्रारंभ करते हैं। देखिए ये हमारा टॉपिक है शब्द विचार। इसमें देख लेते हैं हम अपना पैराग्राफ। देखिए किसी भी चीज़ को, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसकी भूमिका बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शब्द विचार से संबंधित हमें आधारभूत जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो उससे संबंधित हम चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। चलिए, एक या अनेक वर्णों की सार्थक व स्वतंत्र ध्वनि ही शब्द है, अथवा ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। इस परिभाषा पर आप ध्यान दीजिएगा, इसमें गूढ़ अर्थ है। ठीक है, अगर आप सरसरी तौर पर पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। दोबारा से देखिए, ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह अर्थात वर्णों का समूह, ठीक, जिसका एक निश्चित अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। यदि मैंने लिखा लक, ठीक है, लकत, ऐसा कोई शब्द है? नहीं है, तो ये शब्द ही नहीं है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है अगर आप वर्णों का समूह बना दे रहे हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो वो शब्द की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो वो शब्द की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसका एक अर्थ होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, 3 अक्षर का ही ले लेता हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा कमल, 3 अक्षर का है, ठीक, वर्ण का समूह है, 3 वर्ण हैं इसमें, क, म और ला, ठीक, और इनको इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि इसका एक अर्थ निकल रहा है। कमल, कमल अर्थात फूल। ठीक है, जैसे आप कमल बोलेंगे तो आपके दिमाग में इस हिसाब से पिक्चर बन जाएगी एक, है ना। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी एक पिक्चर बन जाएगी। ठीक, तो कमल का एक अर्थ होता है। ठीक, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ लमक, लमक क्या होता है? लमक कोई अर्थ है इसका? नहीं अर्थ है। या मैं लिख दूँ मलक, है ना, किसी दूसरी भाषा में हो सकता है लेकिन हिंदी में तो नहीं है ना। इस हिसाब से अर्थात वर्णों का सार्थक समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो वह शब्द कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, ये आधारभूत चीज़ है शब्द विचार की, जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक, आगे देखेंगे। प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से यह भाषा की सार्थक लघु इकाई है ना। अगर हम प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो जो शब्द है वो सबसे लघु इकाई है, सबसे छोटी इकाई है ना। ये ध्यान रखिएगा, प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से देख रहे हैं हम, है ना। चलिए ध्यान रखिएगा। वैसे सबसे छोटी इकाई जो है भाषा की, उसको क्या बोलते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, प्रयोग और अर्थ के हिसाब से नहीं पूछा मैंने आपसे, सीधा ही पूछा भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, टू द पॉइंट। आगे है, किसी भी भाषा में प्रयुक्त हो रहे या हो सकने वाले सभी शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी का शब्द भंडार बहुत ही समृद्ध एवं व्यापक है। जब हम कभी कोई बातचीत करते हैं या लिखते हैं तब किसी न किसी भाषा का सहारा लेते हैं। बिल्कुल सही। इस भाषाई अभिव्यक्ति के मूल में शब्द ही होते हैं। क्या होते हैं? शब्द। इन शब्दों से मिलकर ही वाक्य बनते हैं।
शब्दों का भाषा में बहुत अधिक महत्व है। जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक शब्द होंगे और उन शब्दों का वह जितने प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना सीख जाएगा, उसकी भाषा उतनी ही समृद्ध और प्रभावशाली बन जाएगी, है ना। तो शब्द बोल सकते हैं आधारभूत तत्व है किसी भी वाक्य का, किसी भी भाषा का, है ना, जो कि उसको समृद्ध बनाएगा आगे भविष्य में। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे टू द पॉइंट, है ना, बिंदुवार, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, छात्रों के शब्द भंडार का अधिक से अधिक संवर्धन करना भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग है। बिल्कुल सही। प्रारंभिक विद्यालय के स्तर पर शब्द शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान कराना तथा उनके प्रयोग की कुशलता प्रदान करना है ना। उनको, उनके नहीं, उनको, हाँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बालक अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करेगा, उतना ही अधिक उसका जो शब्द भंडार है उसमें उसकी वृद्धि होगी। ठीक है जी। भाषा शिक्षण में छात्रों को शब्दों का ज्ञान कराने और उनके प्रयोग की कुशलता प्रदान करने के मुख्य 3 अवसर मिलते हैं, है ना। किन किन अवसरों पर एक शिक्षक को प्राप्त होता है ये कि जो शिक्षक है वो छात्रों को भाषा कौशल या भाषा प्रयोग की कुशलता है वो प्रदान कर सकता है। पहला है पाठ्य पुस्तक शिक्षण के समय, है ना। जब आप पाठ्य पुस्तक कक्षा में पढ़ा रहे हैं उस समय आपको मौका मिलता है कि आप बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि कर सकें, है ना, शब्दों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग करने के उनको अवसर प्रदान कर सकें। दूसरा प्रयोग करने का अवसर मिलता है आपको मौखिक एवं लिखित रचना कराते समय, है ना। कोई मौखिक रचना करा रहे हैं आप, कोई कहानी उनसे बनवा रहे हैं या लिखवा रहे हैं उस समय। ठीक है। तीसरा है विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं एवं साहित्यिक कार्यक्रमों के समय, है ना। पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं? पाठ्य पुस्तक से इतर की क्रियाएं, है ना। पाठ्य पुस्तक से हट करके जो क्रियाएं होती हैं वो पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी हम देख लें 14 सितंबर, है ना। 14 सितंबर को मान लीजिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हिंदी से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियां बालकों से कराई जा सकती हैं, है ना। कुछ लेखकों के नाम लिखवाए जा सकते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कराने के लिए कहा जा सकता है। इससे ही बालक का जो भाषिक परिवेश है, भाषा प्रयोग को बल मिलेगा उनके, है ना। चलिए, तो ये चीज़ें थी कैसे आप भाषा प्रयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं छात्रों में। ठीक है जी। चलिए, शिक्षक का कर्तव्य है कि पाठ्यपुस्तक पढ़ाते समय वह सदैव यह ध्यान रखे कि किस प्रकार से छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि की जा सकती है। बिल्कुल सही। कठिन शब्दों में अर्थ, समानार्थी, विपरीतार्थी, अनेकार्थी आदि कराने की गतिविधियों का जो उद्देश्य है वो छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना ही होता है। ठीक है जी। चलिए, ये कुछ आधारभूत चीज़ें थी आपकी। ठीक है, शब्द विचार से संबंधित ये बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि आगे हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है। उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना है, स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ने हैं, अर्थ के आधार पर भी पढ़ेंगे और रूपांतर के आधार पर भी पढ़ेंगे शब्दों के भेद, है ना। तो शब्दों की जब आधारभूत संरचना ही हमारे मस्तिष्क में नहीं बन पाएगी तो आगे हम उसको कैसे करेंगे, है ना। कहते हैं ना कि जब नींव मजबूत होती है तो मकान भी अच्छे से खड़ा रहता है। ठीक, जब नींव ही खराब हो जाएगी तो मकान कैसे खड़ा रहेगा? गिर जाएगा। ठीक, तो वो चीज़ है। ठीक है जी, आगे चलेंगे, देखेंगे। मौखिक एवं लिखित रचना के समय भी शिक्षक यह प्रयास करें कि छात्र ज्ञात शब्दावली का सक्रिय शब्दावली के रूप में प्रयोग कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र को पानी के 5 प्रायवाची शब्दों का ज्ञान हो परंतु वह पानी और जल के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द का बोलने और लिखने में प्रयोग नहीं करता, मतलब उसे पानी और जल तो पता है, दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा 3 और पता है लेकिन उनका वो प्रयोग नहीं करता, तो इसको अध्यापक को क्या करना है? प्रयोग के अवसर प्रदान कर रहे हैं। अर्थात सलिल, नीर, वारी, है ना, आदि शब्दों का उसे ज्ञान भले ही हो परंतु वह उसकी सक्रिय शब्दावली में नहीं है। अतः शिक्षक को ऐसे प्रयास जारी रखने चाहिए जिससे छात्रों की सक्रिय शब्दावली में वृद्धि हो सके। ठीक है जी। चलिए आगे देखेंगे, मतलब वो इन शब्दों का भी प्रयोग अपने वाक्यों में, अपनी भाषा में करना प्रारंभ कर दे। शिक्षक को ऐसा प्रयास करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं, साहित्यिक कार्यक्रमों, विभिन्न प्रकार के शब्द खेलों तथा शब्दों, मुहावरों की अंत्याक्षरी आदि के माध्यम से शिक्षक नए नए विषयों पर बोलने, सुनने, लिखने का अवसर प्रदान कर छात्रों की शब्दावली में वृद्धि कर सकता है। बिल्कुल सही। छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए शिक्षक उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति जगा सकता है ना। स्वाध्याय आपको पता है, अपने आप से पढ़ने की प्रवृत्ति। परंतु छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए शिक्षक के लिए
शब्द के स्वरूप व उसके विभिन्न प्रकारों का ज्ञान भी आवश्यक है ना। जैसे कि मैंने बताया, उनको बताइए उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, है ना, या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, प्रयोग के आधार पर कैसे होते हैं, और रूपांतरण के आधार पर कैसे होते हैं, है ना। इन सब की जानकारी बच्चों को होगी, तभी वो उनमें अंतर कर पाएंगे और उनको सीख पाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, चलिए आगे देखेंगे शब्द भेद। ठीक, अब शब्द भेद किस प्रकार से हैं देखिए। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत ही सशक्त, समृद्ध और विशाल है। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी शब्द भंडार को कई वर्गों में विभाजित किया है। हिंदी शब्दों के वर्गीकरण के कई आधार हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखिए, ये हिंदी शब्दों का जो वर्गीकरण है वो हमें पढ़ना है, और इन्हीं को ही हमें ध्यान में रख करके अपनी सारी योजनाएं आगे भविष्य की बनानी है। तो सबसे पहले शब्दों का वर्गीकरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, आप सबके समक्ष है ये उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर पढ़ेंगे कि कितने जो हैं वो शब्दों के प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए उसके पश्चात हम पढ़ेंगे रचना व व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, उसके पश्चात हम पढ़ेंगे रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। मुझे लगता है एक आधारभूत जानकारी यहाँ पर दे देनी चाहिए, है ना, शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर। चलिए, यदि मैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण की बात करूँ, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण है वो है 4 प्रकार से। ठीक है, 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला आ जाता है आपका तत्सम शब्द, दूसरा आ जाता है आपका, पहला नंबर डाल दूँ मैं इसको, ठीक है, 4 मैंने बता दिए। दूसरा आ जाता है आपका तद्भव शब्द। ठीक है, दा के नीचे हलंत आएगा, स्पेस कम है, नहीं आ पा रहा है, चलिए आ गया है। तीसरा है इसी में आपका देशज शब्द। ठीक, और चौथा है आपका विदेशज शब्द, यानी विदेशी शब्द बोल सकते हैं आप। ठीक, ये 4 प्रकार किसके आधार पर बताए मैंने? जी हाँ, उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर। ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाता है कई बार, उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्दों का भेद नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तत्सम, तद्भव, रूढ़, यौगिक, ठीक है, या फिर देशज, विदेशज, इस हिसाब से ऑप्शन दे देगा। तो आपको 4 ये ध्यान रखने हैं। उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर कितने भेद हैं शब्दों के? 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, या विदेशज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये। ठीक, ये तो हुई उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर बात। ठीक है, चलिए अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सरसरी तौर पर देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, है ना। इसको हम अच्छे से संक्षिप्त रूप में और व्याख्यायित रूप में अगली वीडियोस में देखेंगे, है ना। जैसे एक वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर, उसकी अगली वीडियो आएगी हमारी रचना व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, उस पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जानी आवश्यक है ना। और चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आधारभूत ज्ञान है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वहाँ हिंदी पूछी जा रही है तो उसका जो आधारभूत ज्ञान है वहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। अगर आपका आधार मजबूत हो गया, बेस मजबूत हो गया, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर अपना आउटपुट दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो अब देखते हैं हम दूसरे प्रकार का है हमारा रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके आधार पर हमारे हैं 3 भेद। कितने हैं? 3 भेद। कौन कौन से हैं? पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। इसी में तीसरा देखेंगे आप, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये 3 प्रकार हैं। किसके आधार पर? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। ठीक है जी, तो ये दूसरे प्रकार का आपका शब्दों का वर्गीकरण था, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। वो मैंने बता दिया है अच्छे तरीके से, है ना। बाकी इसकी चर्चा आने वाली वीडियोस में हम टू द पॉइंट करेंगे। ठीक है, और तीसरा प्रकार का देखते हैं हम, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब ये अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? देखिए, अर्थ के आधार पर मूल रूप से हम 2 प्रकार में बांटते हैं, है ना। 2 प्रकार कौन कौन से हैं अर्थ के आधार पर? देखिए, पहला हम देखते हैं सार्थक। ठीक है, सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। ठीक है, निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ नहीं होता।
ऐसे हम बांटते हैं। लेकिन निरर्थक में ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, ज़्यादा चीज़ें आपकी आती हैं सार्थक में। सार्थक में आपको 4 प्रकार देखने को मिलेंगे। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से देखने को मिलेंगे मैं बता दूँ। अर्थ के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ, इसमें भी सार्थक में बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सार्थक में आपके आएंगे 4 प्रकार। सबसे पहले आएगा एकार्थी शब्द, ठीक है, जिसका केवल एक अर्थ हो। इसी में दूसरा आएगा आपका समानार्थी शब्द, जिसे आप पर्यायवाची के नाम से भी जानते हैं। तो मैं पर्यायवाची लिख दूं, ये प्रसिद्ध शब्द है, ठीक है, प्रचलित शब्द है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा ठीक है, राइटिंग ये पेन नहीं है तो ये हाँ ऐसे लिखाएगा, है ना, तो चीज़ों को आप समझिएगा। तीसरा इसमें विलोम शब्द, जिसे आप विपरीतार्थी बोलते हैं, ठीक है, तो विलोम लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। चौथा इसमें है अनेकार्थी शब्द, यानी जिसके एक से अधिक अर्थ हो, ठीक है। तो इन सब पे हम चर्चा करेंगे जब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों की, ठीक है। कितने प्रकार हैं मूल रूप से? 2, सार्थक और निरर्थक। सार्थक के अंतर्गत आपके 4 हैं, ये सार्थक है सारे। क्या है? सार्थक हैं ये। क्या है? सार्थक। ध्यान रखिएगा, क्या है? सार्थक है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। सार्थक यानी जिनका एक अर्थ हो, ठीक है, अर्थ के साथ हो, ठीक है जी। तो अगला प्रकार देखेंगे अब। अगला प्रकार है हमारा रूपांतर के आधार पर, ठीक है जी। तो आखिरी रह गया है आपका यहाँ पर, आखिरी भी देख लेते हैं हम यहाँ पर, रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है जी। रूपांतर के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा, स्पेस मिल जाएगा हमको एक, ठीक है। तो रूपांतर के आधार पर मूल रूप से हम 2 भागों में बांट के देखते हैं। कौन कौन से भागों में? चलिए जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, रूपांतर के आधार पर 2 भाग कौन कौन से होंगे, इसको मैं बना देता हूँ इधर, अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। एक होगा आपका विकारी शब्द, ठीक है, विकारी, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है, चीज़ों को समझने पर जोर दीजिएगा। दूसरा है आपका अविकारी, ठीक है, शब्द मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह की कमी है, ठीक है जी। चलिए ठीक है जी। तो पहला आपका विकारी शब्द है और दूसरा अविकारी शब्द है, ठीक। विकारी में क्या क्या चीज़ें आएंगी? विकारी में आएगा आपका 4 चीज़ें आएंगी मेनली आपकी। कितनी चीज़ें आएंगी? 4 चीज़ें। कौन कौन सी आएंगी देख लेते हैं। पहला आएगा आपका संज्ञा, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। चलिए, तो विकारी शब्द देख रहे थे हम पहले, ठीक है। रूपांतर के आधार पर 2 प्रकार के शब्द हैं आपके, एक विकारी है आपका, ठीक है, और एक अविकारी है। दोनों को समझ लेते हैं। विकारी में आएंगे आपके संज्ञा, सबसे पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका सर्वनाम दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आपका विशेषण, ठीक है, नंबर मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इन सभी चीज़ों को हम आने वाले समय में गहन रूप में अध्ययन करेंगे, ठीक है जी। अब ये जो है ये आधारभूत वीडियो है, आपको एक बेसिक ज्ञान देने के लिए, आधारभूत ज्ञान देने के लिए, ठीक है जी। तो विकारी में आपके 4 चीज़ें आएंगी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 चीज़ें हो गई। यह विकारी में क्यों है और बाकी चीज़ें अविकारी में क्यों आएंगी, इसकी चर्चा हम आगे आने वाले समय में करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब इधर देख लेते हैं, जस्ट कलर चेंज कर लेते हैं। इसमें देखिए अविकारी में आपके 5 प्रकार आएंगे। कौन कौन से आएंगे देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे 4 आएंगे, बाकी देखते हैं, एक हम लिख लेंगे इधर, है ना। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अविकारी में 5 चीज़ें कौन सी आएंगी? सबसे पहले ले लीजिए आप क्रिया विशेषण। क्या आएगा? क्रिया विशेषण, ठीक है जी, ये हो गया क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक है। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक, संबंध समुच्चय को एक साथ याद कर लेना है आपको, समुच्चय बोधक। और चौथा आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक लगा लीजिएगा, ठीक। 5वां रह गया आपका इसमें, 5वां मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्पेस की कमी है। 5वां है आपका निपात, ना नापे छोटी की मात्रा, पा पापे आ की मात्रा, त, निपात, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कुछ चीज़ें मैंने विकारी में डाली हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें मैंने अविकारी में, तो ऐसा क्यों है, ठीक है जी। ये चीज़ें मैंने विकारी में क्यों डाली हैं और ये चीज़ें अविकारी में क्यों डाली हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहिए,
आने वाली वीडियोस में आपको ये पता चलेगा कि विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 चीज़ें क्यों पढ़ते हैं, और अविकारी में हम क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात ही क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, तो शब्द विचार हमने आज प्रारंभ किया है और 4 आधारों पर मैंने आपको बता दिया है शब्दों का वर्गीकरण: उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर, रचना व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूपांतर के आधार पर। ठीक, अगली जो वीडियो आएगी हमारी वो आएगी उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे तत्सम, तद्भव, ठीक है, देशज, विदेशज। ठीक है, इन 4 प्रकार के शब्दों को कवर करने की कोशिश करेंगे। टू द पॉइंट चीज़ें देखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि हमारे चैनल का मोटो भी है, डू हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो इसी चीज़ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो साथियों के साथ शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।